कचरे को आप कैसे रिसाइकिल करते हैं? वेस्ट सेग्रीगेट करें इन वेट वेस्ट, इसको रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ कहते हैं नेचुरल है, हाँ। पैदा ही ऐसी हुई थी। हम लोग जो स्टफ यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनली ब्रांड यूज़ करते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल विजन है, वो मॉडल इस वक्त कंप्लीशन की तरफ जा रहा है जो 25 में कंप्लीट हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम आज दरो दीवार मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। जिब्रील आए झूला झुलाने, जिब्रील आए झूला झुलाने, जिब्रील आए झूला झुलाने। लोरी दे ज़ीशान सो जा रहमते आलम मैं तेरे कुर्बान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा, प्यारी सूरत हंसता चेहरा। मुँह से झड़ते फूल नूरे सरापा, चांद सा चेहरा नूरे सरापा, चांद सा चेहरा। हक का प्यारा रसूल मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं भी कुछ पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि नाथ खान साहब हमारे इतनी खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने अपना कलाम पेश किया। मेरे साथ सब मिलके पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इतनी खुशकिस्मती है हमारी वर्दा कि हम आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। रबीउल अव्वल की मुनासबत से मैं समझता हूँ कि बड़ी हमारी खुशनसीबी है दिन का आगाज़ ऐसे करना। तमाम देखने वालों का हमारा सलाम। लेकिन वर्दा एक ख़ास प्रोग्राम आज हमारे बेशक आज हमारा ख़ास प्रोग्राम है कि सरवरे कौनैन आक़ाए दो जहां वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और सादत का आज ये महीना हम मना रहे हैं। और ये स्पेशल आज सेगमेंट हम कर रहे हैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल अनक़रीब है और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सादत का मौका है कि हम आज अपने शो में ये सेगमेंट कर रहे हैं और आक़ाए दो जहां की बारगाह इलाही में हम दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं। यकीनन, और ये बात मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करता हूँ कि हम में और हमारे रब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कुरान पाक के मुताबिक जो वाहिद अमल मुश्तरक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, हक नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद। मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बंदो तुम भी कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। तो मेरी ख्वाहिश है कि जो काम मेरा रब कर रहा है ना, वो इस दुनिया में सबसे अफजल काम है।
तो मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, आप भी कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करें। जितनी आप नमाज को इंपॉर्टेंस देते हैं उतनी इंपॉर्टेंस आप दुरूद सलाम को भी दिया करें। ये बहुत जरूरी है। दिन में एक हिस्सा बना ले, कोशिश करें 1000 दुरूद, 1000 नहीं पढ़ सकते, 500 नहीं पढ़ सकते, 100 दुरूद तो पढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या खूबसूरत पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 10 रहमतें फौरन भेज देता है। तो कौन नहीं चाहता कि फौरन रहमतें उसके घर में आए, उसकी जिंदगी में आए। तो इसलिए मेरे भाइयों, कसरत से, मेरी बहनों, कसरत से दुरूद सलाम से प्यार करें, इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब जाएं, अहले बैत की गुलामी अपना लें, जिंदगी के आखिरत के सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाए। आपको ज़िंदगी के मसाइल भी हल हो जाएंगे। हम जो परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, हर वक्त किसी न किसी सोचों में गुम रहते हैं, अगर आप कसरत से दुरूद सलाम पढ़ेंगे, और ज़रूरी नहीं कि बाकायदा इसके लिए आपको पूरे एहतमाम की ज़रूरत हो, आप चलते फिरते अपने काम करें, आप अपने घर में बैठे हुए, एक जगह बैठे हुए, आप तभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद सलाम का विर्द रखिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा होंगी। अगर आप किसी उलझन का शिकार हैं तो वो उलझनें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। आपके दिल में खुद ही सही रास्ता आपको नज़र आएगा कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। खैर, इसी मौके पे हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत प्यारे भाई, इनकी तो हमने नात से आगाज़ के लिए सबसे पहले मैं मुलाकात करवाना चाहूँगी मुफ्ती अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और हमारे बहुत प्यारे भाई हामिद रज़ा, आपने अक्सर इनको देखा भी है, सुना भी है, ये बहुत माशाल्लाह खूबसूरत कलाम पेश किया है। शुरू में आते ही उन्हें एक समा बांध देते हैं, एक महफिल बना देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हामिद रज़ा भाई। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वर्दा जब उनकी विलादत हुई जी, तो कई 100 सालों से ऐसी आग जल रही थी जिसकी लोग परस्तिश कर रहे थे। वो आग बुझ गई। ऐसी जगहें थी जहां कहत साली थी, काफी वक्त से बारिश नहीं हुई थी, एक अनाज का दाना नहीं उगा था। उनकी आमद से मरहबा वहां बारिश शुरू हो गई। अम्मा जान सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि जब मैं कुएं पे जाती थी पानी खुद ऊपर आता था। शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी है कि जब उनकी विलादत हुई, अम्मा जान फरमाती हैं कि मुझे शाम तक नजर आ गया, इतना नूर था कि शाम तक नजर आ गया। अब्दुल कादिर साहब, अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम सुन के मुझे अपने मुर्शिद की याद आ गई, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला उनके सबके आपका नाम भी रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन बड़ा प्यारा दिन, यकीनन हम रबीउल अव्वल का जिक्र कर रहे हैं। क्या पैगाम देंगे दुनिया को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने अजीम उन्वान पर बात करने के लिए अपने प्लेटफार्म पे बैठने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दूसरी बात यह है कि दुनिया के लिए पैगाम यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी को बयान किया, और उसके लिए अल्फाज का जो इंतखाब है इसी में दुनिया के लिए पैगाम है। वो लफ्ज़ क्या है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ तुम्हारे पास नूर आ गया। एक बात तो ये है कि आ गया, ये नहीं फरमाया कि पैदा किया, तख्लीक किया। वजह क्या है? चूँकि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है, अल्लाह पाक ने न ज़मीन बनाई थी, न अल्लाह पाक ने अर्श बनाया था, न जिन बना था, न इंस बना था, कोई शय नहीं बनी थी। हर शय से पहले अपने नूर से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा फरमाया। और फिर कितना अरसा रहा ये नूर जो है अल्लाह की बारगाह में रहा। वजह ये थी कि प्यारे, सबसे पहले अपने नूर से मैं आपको पैदा करूँगा, आप मुझसे फैज़ान लेते रहेंगे, मैं आपको फैज़ान देता रहूँगा, ताकि आप पर मेरा एहसान हो, किसी और का एहसान ना हो। आसमान ये ना बोले कि मुझ पे नूर मुस्तफ़ा आया था, ज़मीन ये ना बोले कि मुझ पे नूर मुस्तफ़ा आया था, या किसी मर्द की पुश्त ये ना बोले कि मुझ में नूर मुस्तफ़ा आया था, किसी माँ का रहम ये ना बोले कि मुझ में नूर मुस्तफ़ा आया था। तो मुझे कहने दीजिए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दिन मेरे आका ने फरमाया, सिद्दीक मेरी हकीकत को जानते हो? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह आपकी हकीकत को कौन जान सकता है? फरमाया, सच कहा आपने, मेरी हकीकत को खुदा के सिवा कोई नहीं जान सकता। अब जो आपने ये कहा ना, पैगाम क्या है दुनिया के लिए, तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब की आमद को मशरूत किया है, नूर आ गया।
और नूर होती है रोशनी, और रोशनी होता है इल्म। तो दुनिया के लिए पैगाम यह है रबीउल अव्वल शरीफ के महीने से कि मेरा नबी रोशनी बन के आया, सिराज मुनीर बन के आया। तो अंधेरों को ख़त्म कीजिए, इस दुनिया को इल्म से आबाद कीजिए और रोशन कीजिए। ये वही नूर है जिसकी वजह से मदीना मदीना मुनव्वरा हो गया। लेकिन मुफ्ती साहब बात बताइए, एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये सितारा देख रहे हो ना आसमान में, बताइए इसके बारे में। इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द, इस आयत की तफसीर के तहत के अल्लाह पाक ने फरमाया, याद करें आप उस मंजर को जब आपके रब ने कहा मलाइका से कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। अच्छा जनाबे वाला वो याद उसको कराया जाता है जो उस वक्त मौजूद हो। पता चला जब अल्लाह पाक फरिश्तों से कह रहे थे कि ये मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त नूर मुस्तफ़ा देख रहा था इस मंजर को। तो जिब्रील अमीन से मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि सरदार हैं अंबिया के और पूछ रहे फरिश्ते से कि आपकी उम्र कितनी है। हमें तो फरिश्ता दिखाई नहीं देता, 10 फरिश्ते आपके साथ हैं, 10 बहन के साथ, 10 मेरे साथ, हमें कोई नहीं दिखाई देता। नबी करीम अलैहिस्सलाम जिब्रील से कह रहे हैं आपकी उम्र कितनी है। जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूलल्लाह और तो मुझे कोई पता नहीं है मेरी उम्र कितनी है, मगर जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया आसमान दुनिया पर एक सितारा तुलू होता था, फरमाया कि वो 70,000 साल के बाद तुलू होता था और मैंने उसको 72,000 मरतबा देखा है। और इसको नकल कौन कर रहे हैं? इमाम राजी, फलसफा और मंतिक के इमाम। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया पहचान लोगे अगर उसकी झलक दिखाई जाए। अर्ज की या रसूलल्लाह जिसे 72,000 मरतबा देखा है उसे हम नहीं पहचानेंगे। तो जनाबे वाला मेरे आका ने अपना इमामा शरीफ अपनी पेशानी से ऊपर किया और एक झलक दिखाई तो जिब्रील अमीन कहने लगे ये है वही नूर है। और मेरे इमाम ने इसके बारे में कहा तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा है नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब आपने बात छेड़ी दी है तो एक बात और मैं यहाँ कर दूं। बुखारी शरीफ की हदीस है और एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हमारी बहुत सारी माएँ हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, उनमें से एक अम्मा खतीजतुल कुबरा जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की माए, मेरी और आपकी भी माए। कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे महबूब की बेवियां उनकी माएँ हैं, किनकी? मोमिनीन की माएँ हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम गारे हिरा की चोटी पर थे तो जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेकर आई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन आए और अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह खतीजतुल कुबरा को सलाम भेज रहा है। जब पास आई ना तो मेरे आका ने फरमाया खतीजा तुम्हें अल्लाह सलाम भेज रहा है। तो हमें फरिश्ते नजर नहीं आते, गारे हिरा पर नबी को फरिश्ता नजर भी आ गया। खुदा का पैगाम क्या है? नबी के लिए तो पैगाम आता है, मगर 12 रबीउल अव्वल बरोज़े पीर 4:20 पर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, आप तो हैं ही ऐसे कि आप पर आनवार और तजल्लियात हैं, आपकी बदौलत आपकी अज़वाज पर भी है। और फिर इसी तरह मदीना में एक कमरे के अंदर आप तशरीफ फरमाते, जिब्रील अमीन आगे। बुखारी शरीफ के लफ्ज़ ये है, मेरे आका ने हज़रत आयशा से फरमाया ये जिब्रील है, आपको सलाम कह रहा है। अम्मा आयशा कहती हैं वालेकुम सलाम, बात बड़ी मोहब्बत की है। आगे उम्मुल मोमिनीन कहती हैं या रसूलल्लाह आप तो वो देखते हैं जो हम नहीं देख सकते, बल्कि ये हदीस से बढ़ के मैं जाऊं तो सूरह अनफाल की आयत है। कुरान करीम कहता है इन्नी अरा मा ला तरौन, ए सहाबा, ए काफिरो, ए जिन, ए इंसान, कोई जहान भी है, सुन लो एक बात कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो देखते हैं वो तुम नहीं देख सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब क्या आपने खूबसूरत तरीके से बयान किया, वरना मैं नहीं समझता कोई और ऐसे बयान कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन मुफ्ती साहब इस मौके की मुनासबत से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आपसे एक आगाही भी लेना चाहूँगी। मैं चाहूँगी जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँचे। मुफ्ती साहब जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, चाहे ईद मिलादुन नबी हो, मुहर्रमुल हराम हो, हमें 2 लोग देखने को मिलते हैं, एक जो इसके हक़ में होते हैं, एक हक़ में नहीं होते। और सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, पैगामात वायरल होना शुरू हो जाते हैं जिससे तफर्रुक़ात फैलते हैं, एजेंडा से निकलते हैं वो तफर्रुक़ात फैलाने के लिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम एक हो जाए, हम इत्तेहाद कर लें? हम हमेशा तफर्रुक़ात क्यों फैलाते हैं? अपने खानदान में सबकी सालगिरह मनाएंगे, जी 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 जी, अपने बच्चे की, अपनी माँ की, अपने बाप की, अपने पड़ोसी की, अपनी सास की, अपनी ससुर की,
जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त आता है, उनका दिन मनाने का आता है, तो कहते हैं ओ शिर्क बिदअत, शिर्क बिदअत। क्या मजाक, क्या मुनाफिकत है भाईजान ये। आपका जो सवाल है ना, इसको कुरान करीम ने सूरतुल बलद के अंदर खूबसूरती के साथ बयान फरमाया। कुरान करीम ने कहा वहदैनाहुन नजदैन, हमने दो रास्ते बनाए, एक खैर का रास्ता बनाया और एक शर का रास्ता बनाया। जब खैर और शर आपस में टकराते हैं ना, तो जो खैर के अंदर हुस्न होता है वो उभर के सामने आ जाता है। ये बात तो कभी ख़त्म नहीं होगी कि 10 मुहर्रमुल हराम को जब इमाम अली मकाम और आपके रुफ़का की कुर्बानियों को याद किया जाएगा, तो इन कुर्बानियों को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं कोई यजीद किसी रास्ते पर बैठा होगा और वो सवाल करेगा। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब आका की मिलाद शरीफ का जश्न मनाया जाएगा, तो इब्लीस कहीं ना कहीं किसी रास्ते पर बैठकर अपने चेले को भेजकर मुसलमानों के दिलों के अंदर शुकूक व शुबहात डालेगा। लेकिन हम इस तरफ आते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ आया मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मनाया है या नहीं मनाया। तो मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ, कुरान करीम में टोटल 6666 आयतें हैं। तवज्जो तलब बात है, हमारे अहकाम की जो आयतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 500 आयतें हैं, जिसमें यह है कि नमाज पढ़ेंगे, वकालत करेंगे, तलाक देंगे, निकाह करेंगे, तिजारत करेंगे, जिंदगी के यानी कि मुआशरत की बातें हैं। बाकी किया जनाब वाला पूरा कुरान अंबियाए किराम के किस्सों और अमसालों से भरा हुआ है। और जो लोग एतराज़ करते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम की मिलाद पर, उनको चाहिए कि वो सूरह बकरा शरीफ के उस रुकू को भी पढ़े कि जिसमें हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा शरीफ और आसा शरीफ और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का आसा शरीफ, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा शरीफ जिस संदूक में रखा था, खुदा ने उस संदूक की बात भी कुरान करीम के अंदर की है। और फिर यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद वद्दुहा, चेहरे मुस्तफ़ा की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, महबूब आपकी जुल्फों की कसम। तो मिलाद बनाना तो ये सुन्नत खुदा है, क्योंकि मिलाद में मेरे नबी की आंखों की बात होती है। कुरान कहता है मा ज़ागल बसर, मिलाद में मेरे नबी के हाथों की बात होती है, यदुल्लाह वाले हाथ। और फिर मैं आपको बताऊं वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, जब हिजरत की शब मौला कायनात को मेरे आका ने इमानते देखकर अपने बिस्तर पर सुलाकर बाहर निकले, तो जब उन काफिरों के चेहरों पर कंकरियां मारी, तो खुदा क्या कह रहा है, महबूब ये कंकरियां आपने नहीं मारी, ये खुदा ने मारी है। मौला ये लगी तो मुस्तफ़ा के हाथों से है। फरमाया मेरी मार तो जो है ना वही तो है, मेरे महबूब की मार तो मेरी मार है। मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम शरीफ के अंदर आता है मेरे आका अलैहिस्सलाम हफ्ते में एक मरतबा मिलाद शरीफ का जश्न मनाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आपसे पूछा गया या रसूलल्लाह पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फीही वुलिदतु, पीर के दिन में पैदा किया गया। जनाबे वाला सवाल नहीं बनता, रमजान पर एतराज नहीं हुआ, नमाज पर एतराज नहीं हुआ। क्यों? सहाबा को वजह पता थी, इल्लत मेरे नबी ने बता दी थी, मगर पीर की शरीफ की इल्लत अभी तक बताई नहीं थी। मेरे आका ने फरमाया फीही वुलिदतु, इस दिन में पैदा किया गया। पता चला कि हर जमाने में हर अदवार में जो है वो मिलाद के जश्न के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। आखिर में हल्के जल्दी से बता दे, वरफाना लका ज़िक्रक कुरान में अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाहु अकबर। वरफाना लका ज़िक्रक, इमाम कुर्तुबी लिखते हैं जिब्रील अमीन आ गए और आकर आप अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह जानते हैं अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया, कहाँ का? फरमाया मैं नहीं जानता, खुदा खुद बताएगा। फरमाया फिर खुदा बता रहा है जहां मेरा जिक्र किया जाएगा महबूब वहां आपका जिक्र किया जाएगा। मेरे इमाम ने कहा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, अदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो। यकीनन बड़ी खूबसूरत बात की मुफ्ती साहब ने, अब्दुल कादिर साहब ने। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, गौस पाक आपसे मुझसे हम सबसे राजी हो जाए। आखिर में आपसे हम नात सुनना चाहेंगे मेरे भाई। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आपकी नात के आपके कलाम के साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। कलाम मौके की मुनासबत से जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की
की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, ए हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ में खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीब खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया। कैमरा ऊपर से नीचे आया, कितना अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। हमारे कैमरामैन बहुत क्रिएटिव होते जा रहे हैं दिन बाय दिन। थैंक यू कैमरामैन। लेकिन आपने कल का शॉट नहीं देखा, वो भी ऐसे आया था। खैर हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और तरह कितना मज़ा आता है वो सेगमेंट करने में। तो दिल ही नहीं चाहता कि हम आगे अपने शो कंटिन्यू करें, लेकिन हम मजबूर हैं, क्या करें, हमें आगे भी अपने सेगमेंट्स कंटिन्यू करने होते हैं। एक प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, कंटेंट है जिसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मज़ीद हमारी हमेशा कोशिश होती है कि वो कंटेंट लेके आएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ऐसे ही आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी टीम से, उनकी एक मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं जो कराची का सबसे बड़ा मसला हल करने की कोशिश करें। और कराची शहर का सबसे बड़ा मसला क्या है तला? है पानी का भी है, बिजली का भी है, कचरे का भी है। कचरा, हमारे यहाँ कचरा सबसे बड़ा मसला है। वो कहते हैं एवरी प्रॉब्लम ऑल्सो ब्रिंग्स अप विद एन अपॉर्चुनिटी। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप लोग अपने घर का कचरा जो है वो रिसाइकिल करने में हेल्पफुल कर सकते हैं। हम हमेशा आजकल दुनिया जा रही है इको फ्रेंडली चीज़ों के ऊपर। तला हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं या खुद भी हमने पढ़ा होगा 3 R के बारे में, ट्रिपल R's, जिसमें होता है कि रिसाइकिल, रीयूज़ एंड एक और मैं भूल गई, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। लेकिन हम इसे पढ़ने की हद तक रखते हैं, हम कभी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमेशा हमें सिखाया जाता है कि आप कचरे के 3 बिन्स रखें अपने घरों में, जिसमें आप वेट ट्रैश अलग फेंकें, प्लास्टिक जो है वो अलग फेंकें, पेपर अलग फेंकें। यार बिल्ली के खाब में छींचड़े हैं, यहाँ एक डस्टबिन नहीं रखते, आप कह रही है 3-3 रख लें। देखिए हमें सेपरेट करना चाहिए। हमें अगर जब देखिए तरह शुरुआत करना तो बहुत कुछ चाहिए वरना, लेकिन जब भी हम इसकी शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने माहौल को बदल सकते हैं। ऐसे ही एक मिशन लिए, लेकिन देखिए एक लोग काम कर रहे हैं, एक टीम है ट्रैशिट के नाम से जिन्होंने एक वेबसाइट डिज़ाइन की है और अब तक वो लोग 3,80,000 किलो कचरे को रिसाइकिल कर चुके हैं, उसे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना चुके हैं। वो कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं? अनुशा फातिमा हमारे साथ हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एनवायरनमेंट एजुकेटर हैं। इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अनुशा। अच्छा अनुशा, पहले मुझे ये बताइए कि ट्रैशिट नामी आपकी एक वेबसाइट है, उसमें किस तरह से आप अपने घरों का कचरा आप लोग तक पहुंचा सकते हैं और उस कचरे को आप कैसे रिसाइकिल करते हैं, पहले तो ये बताइए। श्योर। ट्रैशिट एक सोशल एंटरप्राइज है एंड जैसे आप जानते हैं कि कराची का सबसे बड़ा मसला कचरा है, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। हमारा मिशन यही है कि हम कराची को साफ़ सुथरा रखें और इसमें जितना ज़्यादा शहरी को इन्वॉल्व कर सकते हैं उतना करें। हम तरीक़ेकार हमारा बड़ा सिंपल है। व्हाट वी रिक्वायर इज़ कि जो लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करें इन वेस्ट मैनेजमेंट, वो अपने घर में एक सेग्रीगेशन का एलिमेंट ऐड करें। वेस्ट सेग्रीगेट करें इन वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट जो कि रिसाइक्लेबल है। इसकी वजह बहुत ही आसान सी वजह है कि जैसे ही हम ये सब एक साथ एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं, इसको रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। बट इफ़ वी डू दिस वन कॉन्शियस स्टेप, तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ जस्ट रिकवरिंग वेस्ट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, विच इज़ समथिंग राइट ओवर हियर। एंड साथ देख सकते हैं यहाँ पे आपने रिसाइकिल खाद बनाई है जो कि हम प्लांट्स में फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ये दिस इज़ मेड फ्रॉम किचन वेस्ट, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, एग शेल्स होता है, ऑल ऑफ दैट इज़ यूज, तो एक्सट्रीमली नरिशिंग। इसके अलावा जो हमारे पास रिसाइक्लेबल वेस्ट होता है, लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग घरों में वो एवरीडे प्रोडक्ट्स के फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी भी एक बड़ी अच्छी चेन ऑलरेडी इन प्लेस है। एंड व्हाट वी रिक्वायर आवर पार्टिसिपेंट्स टू डू इज कि वो अपना वेस्ट सेग्रीगेट करें एट सोर्स। एंड हाउ आपके पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं? क्या वो कॉपरेट करेंगे? बहुत सारे कॉपरेट्स ऐसे हैं वो तो ठीक है खुशी खुशी करते होंगे, पर मैं आपको अनुशा एग्जांपल देता हूँ। कराची का सबसे बड़ा मॉल है डॉल्मेन मॉल, राइट। वहाँ लाखों लोग रोजाना जाते हैं। वहाँ का फूड कोर्ट बहुत बड़ा है, वो लोग वहाँ खाना खाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ खाना बचता है लोगों के ट्रेज में। तो मैंने देखा कि वहाँ पे मैंने पूछा लोगों से जो खाना बचता है इसका क्या करते हैं, वो कहते हैं हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं और जो लोअर स्टाफ है
उसको हम ले जाने भी नहीं देते कि वो अपने घर ले जाए, अगर वो बचा हुआ थैली में पैक करके अपने घर ले जाना चाहे, नॉट अलाउड। अभी जो कॉम्पोस्ट है जो आप बना रही हैं, जो खाद बना रही हैं, जिसके जरिए आप बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर, घर में सब्जियां उगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छी खाद होती है, ये बचे हुए खाने से बआसानी तैयार हो सकती है। दुनिया बनाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, फेंक दो कचरे के डब्बे में और कुछ नहीं होता। प्लीज आप जाकर डॉल्मेन वालों को समझाएं ना अनुष। लेकिन तरह ये सिर्फ खाद नहीं बना रही, मैं दिखाना चाहूंगी, आप ये देख सकते हैं पेपर वेस्ट से बना है, पेपर को रिसाइकिल करके इन्होंने ये बनाया है। और ये भी आपने जो ये टी कोस्टर ही है बेसिकली, ये टी कोस्टर है, और ये भी इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से बनाया है। और आप ये देखें कितना खूबसूरत है, मुझे तो देख के सबसे पहले यकीन ही नहीं आया था कि प्लास्टिक रिसाइकिल करके बनाया गया। अगर सर क्लोज शॉट दिखा सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर दिखाइए। जस्ट लुक एट इट, इस पर मार्बल इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। अनुषा बताइएगा ये किस तरह से आपने इसको रिसाइकिल किया, बताइए। इको फ्रेंडली आपने टूथब्रश के बारे में बता रही थी, जी बताइए। सो जब आप प्लास्टिक वेस्ट रिकवर करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट की भी मल्टीपल इकसाम होती हैं, तो उसमें उसको रिसाइकलिंग इस तरह की जाती है कि उसको फर्स्ट मेल्ट डाउन किया जाता है, पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। वंस वो पैलेट के फॉर्म में आ जाता है तो उससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वन प्रोडक्ट दैट आवर पार्टनर मेक्स फॉर अस। इसके अलावा टाइल्स बनाए जा सकते हैं, दिस कैन बी यूज फॉर इंटीरियर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क जो कि हो रहा है ऑन ईजी टू रिसाइकल थिंग्स, बट ऑल्सो ऑन थिंग्स जो कि ज़्यादा आसान नहीं है रिसाइकिल करना, जैसे हमारे चिप्स के पैकेट हो गए। इफ़ वो भी रिकवर किए जाएँ और इस पर थोड़ी रिसर्च की जाए, बिल्कुल एब्सोल्युटली देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ओवर देयर, और इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। सिमिलरली दिस इज़ एक्चुअली अपसाइकलिंग। अपसाइकलिंग और रिसाइकलिंग में ये फ़र्क होता है कि इन अपसाइकलिंग आप वेस्ट को उसी फॉर्म में यूज़ करते हुए कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। सो हेयर इट्स अ पेपर कोस्टर जो कि एक्चुअल यूज्ड पेपर से ही बनाया गया है। वाह। अच्छा अनुषा ये बताइए कि ट्रैशइट काम कैसे करती है, अगर कोई आप और कितने इलाकों में अभी आप ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, और अगर कोई अपना ट्रैश आप लोगों तक पहुंचाना चाहे रिसाइकिल के लिए तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। हमारी बहुत एक्टिव प्रेजेंस है ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड वी ऑल्सो हैव अ वेबसाइट ट्रैशइट के नाम से। बिल्कुल, www.trashit.pk। इस पर आप लॉग इन करें। वी हैव अ वेस्ट कलेक्शन स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं ट्रैश ऑन व्हील्स। किसी को भी हमारे साथ वेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, यू जस्ट एंटर योर डिटेल्स एंड आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें, अपने वेस्ट के बारे में हमें थोड़ा बताएं, देन माय टीम विल कांटेक्ट यू एंड हम विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। पूरे कराची को कवर कर रहे हैं? जी, अभी राइट नाउ वी आर ओपन टू ऑल कराची। और आप लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ ज्यादा ट्रैश है, मैं यहाँ से करेंगे। ऑफ कोर्स हर कोई चाह रहा होगा कि मेरे घर का ट्रैश रिसाइकिल हो, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि इतनी सारी रिसोर्सेज आपके पास नहीं कि हर घर से आप कलेक्शन करवाएं। तो व्हाट आर द क्राइटेरिया जो आप देखते हैं कि यार हमें यहाँ से कलेक्ट करना चाहिए, यहाँ से नहीं करना चाहिए? विलिंग इंडिविजुअल इज ऑल दैट वी लुक फॉर, विलिंग टू सेग्रीगेट देयर वेस्ट एंड मेक श्योर कि वो अपना पार्ट, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह आप देखें हम अपने घर को कितना साफ़ सुथरा रखते हैं, बट अगर हम वही कचरा उठा के किसी और के घर के बाहर रख दें, किसी के ऑफिस के बाहर रख दें, कहीं रोड पे फेंक दें, दैट्स नॉट ओके, राइट? दैट्स नॉट ओके। तो यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल, आपने जो है अपने घर को जिस तरह हम साफ़ रखते हैं उसी तरह अपने माहौल को, हमारे माहौल को भी हमने साफ रखना है। सही। अच्छा, और ये आपने कहा कि बैम्बू टूथब्रश है, हम जो अपने प्लास्टिक के टूथब्रशेस यूज करते हैं वो नहीं होते, बिल्कुल कंपोज नहीं कर सकते हम इजीली, राइट? लाइक यू सेड कि रिसाइकलिंग के अलावा देयर इज रिड्यूस एंड रीयूज आल्सो। तो अनदर एस्पेक्ट कम्स इन रिफ्लेक्शन कि आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप बाद में देखें भी उससे क्या वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो देयर आर सिंपल ऑल्टरनेट्स जो कि इंडिविजुअल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक बैम्बू टूथब्रश है। आप अपने यूजुअल प्लास्टिक टूथब्रश की जगह एक बैम्बू टूथब्रश की तरफ स्विच करें। बैम्बू टूथब्रश में ये होता है कि इसका जो वुड है दैट डिकम्पोजेज बिकम सॉइल अगेन। लेकिन जहाँ तक कि प्लास्टिक टूथब्रश की बात है, दे आर स्टिल लाइंग अराउंड इन आवर ओशन। देखिए आपके हाथ में एक और चीज़ है, बिल्कुल मेटल स्ट्रॉ है। दिस इज अ मेटल स्ट्रॉ। जैसे आप जानते हैं हम लोग लाइक वी ऑल लव टू हैव ड्रिंक्स, राइट? लेकिन प्लास्टिक स्ट्रॉ इज सुपर बैड फॉर द एनवायरनमेंट। इट्स समथिंग जो कि ये किस चीज को रिसाइकिल करके बनाया आपने? ये मेटल से बना है। दिस इज रीयूजेबल। ऑल द बेस्ट विशेस टू यू अनुषा फातिमा। तलहा इतना अच्छा टॉपिक था और हम सबको इतनी नॉलेज मिल रही थी, इतना इन्फॉर्मेटिव था, लेकिन वक्त की कमी है। माजरत के साथ फिर दोबारा से हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, मजीद कुछ लेकिन मेरी अपील है तमाम देखने वालों से कि आप जाएं, ट्रैशइट की वेबसाइट खोलें, कांटेक्ट करें और ये अपना कचरा रिसाइकिल करें। अगर आपने अपना कचरा रिसाइकिल नहीं किया तो और कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं इदारे कहते हैं योर ट्रैश योर रिस्पांसिबिलिटी। इसी के साथ ही ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
आपने एक बहुत ही मशहूर एक मूवी है, उसकी एक सेइंग है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, बताएं कौन? यार ये बच्चियां मेरी देखती हैं स्नो वाइट के नाम से। एग्जैक्टली इसका मतलब है कि आपको भी स्नो वाइट के बारे में पता, और कौन नहीं है जो स्नो वाइट की खूबसूरती के बारे में जानता हो। अगर आपने मूवी देखी है तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि मसला नहीं है यार, वरना आजकल तो वो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, खुद ही गोरी हो जाती है। ठीक है, सिर्फ गोरा होना ज़रूरी नहीं है। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ एक जो फेयरनेस फोबिया है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, आइदर वो वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन, जब तक आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नहीं होगी तला, आपके गोरा होने का फायदा नहीं है। माल अच्छे कर दो वैसे ही नूर आ जाएगा। अच्छा, वो तो नूर आ ही जाएगा, लेकिन हमारा जो माहौल है उसमें जो पोल्यूशन है, हम डेली बेसिस पे जो मेकअप वेयर करते हैं, बाहर जाते हैं, ट्रैफिक का धुआं लगता है, गर्मी है, स्वेटिंग होती है, आपकी जो सनलाइट की यूवी रेज हमारे फेस पे पड़ती हैं वो भी तो इफेक्ट करती हैं। मेहमान आपको घूर रहे हैं साइड से, वो कह रहे हैं हम पे कब आएंगे? वो घूर नहीं रहे, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात करें कि इसके बाद मेहमानों पे ही आने वाले हैं कि हमारे पास आज मौजूद है एक ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक से, हमारे पास एक डॉक्टर्स मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और साथ में एस्थेटिक टेक्नीशियन भी हमारे साथ हैं जो हमारे तमाम इन मसाइल के हल को उनका सोल्यूशन बताएंगे। तला आप ये चीज़ नहीं समझ सकते कि जो एक औरत होती है आप कौन सी ट्रीटमेंट कराने वाली हैं अभी ये बताएं? टेक्नीशियन भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ यहाँ मौजूद है। कौन सी ट्रीटमेंट शुरू करें वरना? ये मुझे वो बताएंगी। ऐसे क्लिनिक से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरवा तारिक और डॉक्टर नादिया खान, एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वंस अगेन वेलकम बैक। और डॉक्टर मरवा के बारे में पहले मैं चाहूंगी कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, ऐसे क्लिनिक में होती हैं, तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे? जी, आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 4+ years now, and with SE I've been there for quite some time, and it's a pleasure to be here today. Thank you. And Dr. Nadia? I am Nadia Khan. I am senior technician at SE Clinic और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मैंने काम किया हुआ है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले मैं मरवा की तरफ आती हूँ। मरवा, बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं, आप अगर कहें तो हर एरिया में आपको 2 एस्थेटिक क्लिनिक नज़र आते हैं। इतना रेशो बढ़ गया, रुझान बढ़ गया, और ख़वातीन कैसे भी कुछ करें, चाहे वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, महीने के अपनी ग्रोसरी से पैसे बचाएं, लेकिन उनको एस्थेटिक क्लिनिक जाना होता है कि हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है। तो पहला मुझे ये बताएं कि ऐसे क्लिनिक बाकी एस्थेटिक क्लिनिक से बेहतर क्यों है, और व्हाई डू वी कम टू ऐसे क्लिनिक ओनली? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। SC जो है उसको अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है वो लॉन्च हुए हुए, एंड वाई इट स्टैंड्स आउट इज़ द रीज़न इज़ कि एक तो इनका बहुत अच्छा एक वेब पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, सो अपॉइंटमेंट बहुत आप आसानी से जाके ऑनलाइन ले सकते हैं, एंड वंस आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वो स्लॉट उसी पेशेंट का होता है, सो यू वॉक इन टू द क्लिनिक एंड यू गेट योर ट्रीटमेंट डन। तो ज़्यादातर क्लिनिक्स में क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे वेटिंग नहीं करनी पड़ती, सो ऑनलाइन सिस्टम है। एंड सेकेंडली सारी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ओपनली ऑनलाइन लिखी हुई हैं, यहाँ पे बहुत हिडन फीचर्स होते हैं, यू नो, लाइक आप आएंगे तो हम आपको कोट करेंगे, पहले 4000 देंगे, आखिर में 40,000 का बिल आएगा। आपकी स्किन देख के फिर बताएंगे हम कि कितने ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट्स वेरी ओपन, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, तो आपकी सारी प्राइसेस वहाँ पे मौजूद हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे बहुत हाई एंड ब्रांड्स यूज़ करते हैं, कील्स और क्लिनिक टाइप, जो आमतौर पे नहीं यूज़ होते, आपको नहीं पता होता कि इन बॉटल्स में क्या है, हिडन, यू नो, बिल्कुल। सो दिस इज हाउ इट स्टैंड्स, एंड देन हमारी सर्विसेज बहुत लाइक यूनिक हैं। स्टार्टेड एज अ लेजर क्लिनिक, बट देन वी एडेड लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स ओवर हियर लाइक PRP, हाइड्रा फेशियल, Q स्विच लेजर, केमिकल पील्स, बोटॉक्स, फिलर्स, एंड देन हम लोग अपने पेशेंट्स का फीडबैक बहुत सीरियसली लेते हैं। लाइक आखिर में सबसे फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं हम लोग, एंड वट एवर सजेशंस दे हैव, जहाँ भी देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, वट एवर दे वांट अस, वी मेक श्योर कि हम लोग उसको इम्पोर्टेंस दें। एक सवाल पूछूं मैं अगर इजाजत हो? ऑफ कोर्स। तला, आजकल खवातीन जो है अपने होंठों को 6-6 इंजेक्शन लगवा के इतना मोटा क्यों कर देती हैं डॉक्टर साहब? ये लाल मिर्च पाउडर लगा के, तला लाल मिर्च पाउडर, अल्लाह माफ करे। देखिए, देयर इज नो हार्म इफ यू वांट टू गेट सम एस्थेटिक ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एस्थेटिक्स होते हैं ना, जी जी जी, दे जस्ट वांटेड टू बी ग्रो बैक, वो नहीं सोचते कि हमारा मुंह कैसा है, हमारे मुंह की शेप कैसी, सूट करेगा नहीं करेगा, बस इतने मोटे होठ हो जाए कि दुनिया देख के बोले आई थिंक किसी को एंजेलिना जोली बनना है ना। एंजेलिना जोली के भी ना पूरे एस्थेटिक्स आप देखें, फिर होंठ वहां मैच होते हैं, यहाँ छोटी सी लड़की होगी, इतना सा मुंह होगा, इतने बड़े होंठ होंगे, क्यों? हाँ, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, बट देन अगेन आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस, इफ समबडी वांट्स इट देन इट्स ओके। यानी कोई कस्टमर आपके पास आए, वो कोई आपसे सर्विस मांगे, चाहे वो सर्विस के बाद वो अजीब सा लगे, आप बोलेंगे आपकी ख्वाहिश है मैं पूरी की देती हूं। वी ऑलवेज मेक श्योर हम उनको काउंसिल करते हैं, गाइड करते हैं कि ये ऐसा लगेगा, फिर हम उनको बोलते हैं कि आप सोच लें,
हम अपना इनपुट भी देते हैं, बट देन देयर इनपुट इज आल्सो टेकन यू नो सीरियसली। ओके, अच्छा जी, आप बीइंग अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, आप बताएं कि आजकल जैसे कि मैं स्टार्ट में बात कर रही थी कि इतनी पोल्यूशन है हमारे सराउंडिंग्स में, और हम लोग कहते हैं कि नहीं जी हम पे फेस पे कुछ नहीं करवाते, हमें कुछ करवाना अच्छा नहीं लगता, वी वांट टू बी नेचुरल, सब कुछ करवाया, कहते हैं नेचुरल है, मैं तो पैदा ही ऐसी हुई थी, इमेजिन 6 सर्जरी आ गई, मैं तो पैदा ही ऐसी हुई। किसकी बात कर रहे हैं आप? खवातीन की, आपकी नहीं कर रहा हूं, 6 सर्जरी करवाई, पहले मुझे ये पता दूसरी औरतें। तो मुझे बताएं कि एस्थेटिक क्लिनिक पे जाना, अपनी स्किन का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, और एज ए बेसिक हमें कौन कौन से फेशियल से हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा इन है, तो कब आपको करवाना चाहिए, कितनी एज में करवाना चाहिए, और आपकी स्किन कहते हैं आपको खुद बताती है कि आपको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, वो कैसे पता चलता है? ये हमारी जो टेक्नीशियन नादिया जो है, शी इज एन एक्सपर्ट इन हाइड्रा फेशियल्स, आई वुड लाइक हर टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए, हाइड्रा फेशियल टीनेजर्स को कराना चाहिए, जो ऑयली स्किन, एक्ने, बिल्कुल, और एक्नी प्रोन स्किन होती है, जिनकी सैगिंग स्किन होती है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह बहुत होता है, तो हम इतना केयर नहीं कर सकते घर बैठ के, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए क्लिनिक पे। और हम लोग जो स्टफ़ यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनली ब्रांड यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी तो इम्पोर्ट पे बैन लग गया, फिर क्या करते हैं? क्योंकि अभी तो मैंने काफी मेरी फ्रेंड्स हैं जो एस्थेटिक क्लिनिक रन कर रही हैं, वो सिर्फ यही रो रही थे, कह रहे थे कि भाई इम्पोर्ट पे जब से बैन लगा है ना हमारा, तो गैप आया था, पर ये बड़ी क्लिनिक है, ये खुद दुबई का टिकट कटवा के चले जाते हैं, यहाँ पर जैसे उन्होंने बोला कि हाइड्रा फेशियल इन इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी सेफ प्रोसीजर, लाइक उसमें कुछ आपकी सेंसिटिव स्किन और ड्राई स्किन हो, हमारे पास डिफरेंट रेंजेस होती हैं, ऑयली स्किन के लिए अलग, ड्राई स्किन के लिए अलग, एक्ने के लिए अलग, एंड टीनेज में स्पेशली क्या होता है कि आप बहुत केयर फ्री होते हैं, आपके पोर्स क्लॉग हो रहे होते हैं, आप कभी मुंह धोते हैं नहीं धोते हैं, सनस्क्रीन पूरा दिन एग्जैक्टली ऐसे घूम रहे होते हैं, आप सनस्क्रीन लगाएं ना लगाएं, तो अगर आप इतना, और पढ़ाई भी होती है, दैट्स अनदर यू नो बैगेज, तो अगर आप नहीं ख्याल रख सकते तो देन वंस अ मंथ यू कैन कम टू अ क्लिनिक एंड गो टू अ सर्टिफाइड टेक्नीशियन, सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एंड देन गेट इट डन। अच्छा, एंड आई रियली लाइक दिस, उन्होंने कहा कि सैगिंग स्किन की अगर प्रॉब्लम है तो हाइड्रा फेशियल से आप वो सही हो सकती है, टाइटनिंग हो सकती है, लिफ्टिंग हो जाती है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बीबी ग्लो ट्रीटमेंट आजकल बड़ा चल रहा है जी, उसके बारे में बताएं कि वो कौन सा ग्लो? बीबी ग्लो। बीबी ग्लो, हाँ, सुनिए जी। बीबी ग्लो इज इट्स लाइक अ कोरियन एक प्रोसीजर है जो यहाँ पे पूरी दुनिया भर में काफ़ी फेमस हो गया है। वो उसमें क्या होता है कि आप माइक्रो नीडलिंग के जरिए टिंटेड सीरम्स एंड देयर अदर सीरम्स दैट यू यूज, और उनको आप सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन में इंजेक्ट करते हैं थ्रू माइक्रो नीडलिंग, और उसमें डिफरेंट टिंट्स आते हैं, लाइक हम कलर टोन देखें, जैसे यू हैव फाउंडेशन एंड कंसीलर्स, उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं आपका टिंट, एंड देन उसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको एक बहुत अच्छी कवरेज देता है। तो इफ़ यू हैव मार्क्स, यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पिगमेंटेशन ऑन योर स्किन, ओवरऑल आपको बहुत अच्छा कवर देता है। एंड वैसे भी माइक्रो नीडलिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड प्रोसीजर, वो आपकी कोलेजन बूस्ट करता है। लेकिन ये नहीं होता है कि कोरियन स्किन ऑलरेडी बहुत क्लीन होती है, बहुत फेयर स्किन होती है, तो उनका कहते हैं ना कि अलग से ग्लास इफेक्ट एक स्किन चल रही थी, आजकल की ग्लास इफेक्ट आपका आ रहा होता है। लेकिन हमारे बीइंग एन एशियन, अगर हम यहाँ की बात करें तो हम इतने क्लियर स्किन हमारी नहीं होती है, हमारे स्किन पे कुछ ना कुछ मार्क्स या स्पॉट्स या ब्लेमिशेस होते ही होते हैं, और हम इतने फेयर भी नहीं होते। तब भी क्या ये ट्रीटमेंट हमारे लिए उतना ही रिजल्ट सेम देता है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कोरियन स्किन से? जी, ये दे सकता है, लेकिन उसके आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। ऑब्वियसली विद वन सेशन यू डोंट गेट द रिजल्ट्स, तो आपको आना पड़ता है 3 से 4 दफ़ा वंस अ मंथ, एंड देन यू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। कितने सेशंस लेने पड़ते हैं मिनिमम? 3 to 4 रफली आपको लेने पड़ते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैं एक सवाल पूछ लूं मर्दा? आप पूछे ना, आप तो पूछ ही नहीं रहे आप। डॉक्टर साहब, अब तो फनी लेबी अपना नाम बदल लिया है जी, लेकिन अजीब सी बात है, हमारे पाकिस्तान में लोगों को गोरा होने का कुछ ज्यादा जुनून है, जबकि दुनिया जानती है कि काले लोगों में ज्यादा कशिश होती है, देयर मोर अट्रैक्टिव, देयर मोर ब्यूटीफुल, पर फिर भी हमारे मुल्क में एक ये बीमारी है गोरे होने की। दूसरी, आप देखें मैं कितना खूबसूरत हूँ, बाल नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मर्द बाल लगवाते हैं, तुर्की जाते हैं, दुनिया भर में जाके बाल लगवाते हैं। भाई, पूरा चांद आधे चांद से ज्यादा खूबसूरत होता है, तो अगर आप मेरा वाला हेयर स्टाइल अपनाएंगे तो ना आपका खर्चा होगा ना दर्द होगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में ये 2 बीमारियां हैं, एक तो वो बाल लगवाने की और एक गोरा होने की। क्यों है ये, कब खत्म होंगी? आई थिंक कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, बट देन अगेन आई वुड से गोरा होने से बेहतर है कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। बट देन अगेन अगर आपको उस साइड पे जाना है, अगर आपको वो सूट करता है, अच्छा लगता है, then nobody can stop you once again, but healthy skin is much more important. लेकिन हमारे पास जो इंजेक्शंस लगते हैं बहुत ही फेमस, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगा रहे हैं आपको कॉम्प्लेक्शन पे, उसके साइड इफेक्ट्स कितने मैं चाहूंगी ये भी बताएं आप। देखिए, साइड इफेक्ट्स होते हैं, देन अगेन उसके लिए आपका लिवर हेल्दी होना चाहिए, आपके बाकी सारे बॉडी के फंक्शंस हेल्दी होने चाहिए,
तो हमारे क्लिनिक में भी लगते हैं वो ग्लो इंजेक्शंस के नाम से, बट उससे पहले हम पूरा वर्कअप करते हैं पेशेंट का। डॉक्टर साहब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे सुपर मॉडल्स, फीमेल सुपर मॉडल्स हैं जो उम्र को आ चुकी हैं ना, 50 क्रॉस कर चुकी हैं जी। और उन्होंने इतनी सर्जरियां अपने चेहरे पे कराई हुई होती हैं कि वो अगर अंधेरे से निकल के आ रही होती है तो बंदा देख के डर जाता है, ये क्या कुछ उड़ैल तो नहीं, लेकिन वो करवा रही हैं फिर भी सर्जरियां। व्हाई इज दैट कि दे डोंट रियलाइज कि दे आर लुकिंग स्कैरी डे बाय डे? देखिए, एजिंग ग्रेसफुली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज ट्रीटमेंट्स लाइक यू नो थ्रेड लिफ्टिंग और सर्जरीज और बोटॉक्स और फिलर्स, अगर इनको सटल तरीके से, कंट्रोल तरीके से किया जाए तो वो बहुत अच्छी और ग्रेसफुल भी लगती हैं, और अगर नहीं किया जाए, और अगर ओवरडू कर दिया जाए तो वो बहुत बुरी भी लगती हैं। सो देन अगेन, अगर आप किसी ट्रस्टेड डॉक्टर, किसी ट्रस्टेड सर्जन के पास जा रहे हैं ये ट्रीटमेंट्स कराने के लिए, जो आपको रियलिटी चेक भी दे रहा है कि ये इतना सही है और इससे ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो देन अगेन रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं। रियलिटी चेक है, वो सुपर मॉडल सर्जरियां करने बैठ गई हैं खुद, इतनी करवा ली है कि मैं खुद भी कर सकती हूँ, आइए मेरे पास, मैं लगाऊंगी इंजेक्शन। ओवरडू करने की वजह क्या होती है? सॉरी, ओवरडू करवाने की वजह क्या होती है? कि अगर आप बीइंग एन टेक्नीशियन, एस्थेटिशियन, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप बना कर सकते हैं कि भाई जी इतना नहीं आप लगाएं, आपकी स्किन का शेप आउट हो जाएगा, आपका फेस का शेप आउट हो जाएगा। हम देखते भी हैं कि पहले कुछ और होती हैं, बाद में लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग फेस का आपका वही बदल गया है। देखिए, वही देन अगेन पर्सनल चॉइस आ जाती है। हमारा काम होता है कि हम उनको गाइड करें पूरा, कि मतलब यू नो काम में भी अच्छा लग सकता है, बट देन अगेन अगर वो उनकी चॉइस है, वो करवाना चाह रहे हैं, तो देन वी कांट रियली स्टॉप देम। ऐसी में आप लोग पीआरपी भी प्रोवाइड करते हैं, लेजर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? केमिकल पील्स, बोटॉक्स, फिलर्स, वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ हाइड्रा फेशियल्स। वर्दा के लिए क्या ऑफर कर रही हैं आप? मैं पर्सन में जाके अलग से बात करूंगी और मैं खुद क्लिनिक का विजिट करूंगी। व्यूअर्स जानना चाहते हैं वर्दा, व्यूअर्स जानना चाहते हैं हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, कितना कुछ पाउडर है, कितना कुछ हकीकत है। मैं जब जाऊंगी तो मैं व्यूअर्स को दिखाऊंगी ऐसी के बारे में। बट एक प्रॉब्लम बड़ा होता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर हर, इवन फॉर मेल्स, यू कैन you're always welcome to come in and get ऑलरेडी इतना खूबसूरत हो डॉक्टर साहब, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। फाइनली अब आप ये नहीं कह सकते कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है या फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। डॉक्टर साहब, नीम हकीम का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में ना, बहुत सारे ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऑनलाइन जाके 6 वीडियोस देख ली, क्लिनिक खोल ली, एक सर्टिफिकेट बना लिया प्रिंटर से निकाल के कि देखो मैं दुबई से, थाईलैंड से, अमेरिका से सीख कर आई हूँ और मैं आपका सारा काम उतार दूंगी। क्या कहेंगे उनके बारे में? प्लीज ये बहुत रिस्की काम होता है, तो हाउ कैन बी वन श्योर दैट यू गोइंग टू द राइट पर्सन? क्या चेक किया जाए? देखिए, एक तो आप रिव्यूज उनके पढ़ सकते हैं, देन अगेन उससे भी बहुत पेड रिव्यूज आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई ऐसा सर्टिफिकेट, कोई ऐसा ठप्पा, कोई इनकम टैक्स, कोई एसबीआर का निशान? पाकिस्तान में आज सच कोई ऐसे रूल्स नहीं है, बट देन अगेन चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो पहले करवा चुके हैं ट्रीटमेंट्स, वो कुछ ऐसे सर्टिफाइड लोगों के पास जा चुके हैं जिनका कोई ब्लंडर नहीं हुआ है, तो देन आई थिंक आप उन्हीं के पास जाएं। आई थिंक रिजल्ट्स देख के जाना चाहिए, एक्सपीरियंस लोगों के पास जाना चाहिए, किसी आप वॉक इन जगह पे ना जाए ज्यादा बेहतर है। ब्लंडर आपके साथ हुआ है वर्दा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जरूरत नहीं पड़ी कुछ करवाने की। नहीं, मैंने कुछ, वो साजिद हसन नहीं है, बड़े एक्टर मशहूर हुआ, बाल लगवाने गए थे, पूरा खड्डा बन गया था, देखा था। लेकिन वो कहां गए होंगे, अब यही देखना चाहिए कि आप किस जगह जा रहे हैं, कैसे क्लिनिक में जा रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन आप भी जा सकते हैं। मैं ऑलरेडी इतना जवान और खूबसूरत हूं, जाके मैं क्या करूंगा वर्दा? मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। सेल्फ क्या करवाना चाहेंगी आप? मुझे पता है हेल हाइड्रा फेशियल, मुझे हाइड्रा फेशियल के लिए मुझे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए। हाइड्रा से मुझे हिटलर याद आता था, हेल हाइड्रा। नहीं, मुझे हाइड्रा फेशियल करवाना चाहिए, जितना डेली बेसिस पे हमारा मेकअप होता है और जिस तरह से हम हमारा एनवायरनमेंट है सराउंडिंग में, मट्टी, धूल, स्ट्रेसफुल माहौल, और हम सुबह सुबह पॉलिटिकल जब खबरें पढ़ रहे होते तो हम वैसे ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाइड्रा फेशियल के लिए जाना चाहिए। एवरी मंथ आना चाहिए। बस मैं बुक कर लेती हूँ अपॉइंटमेंट मंथली आपके साथ। नादिया, मुझे ये बताएं कि जब पीआरपी की हम बात करते हैं, अक्सर तलहा ने कहा जब लोगों के बाल गिर रहे होते हैं तो गिरने से पहले वो कोशिश करते हैं कि बाल रुक जाए, तो उसके लिए पीआरपी अलग होता है, लेकिन स्किन पीआरपी भी अलग होता है, और आजकल डार्क सर्कल्स के लिए भी कहते हैं कि पीआरपी बहुत इफेक्टिव है। उसके बारे में कुछ बताएं, क्या फायदेमंद क्या है स्किन की पीआरपी? बिल्कुल, डार्क सर्कल के लिए हेयर पीआरपी होती है, नॉर्मली लोगों के स्कारिंग की प्रॉब्लम होती है, पीआरपी होती है। डॉक्टर मरवा तो पीआरपी के बहुत सारे लाइक यूजेस हैं, लाइक पिगमेंटेशन। व्हाट डज पीआरपी स्टैंड फॉर? प्लेटेड रिच प्लाज्मा। So what we do is कि when प्लाज्मा डाल रहे होते हैं जी, तो ब्लड सैंपल लेके हम सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स अलग कर देते हैं, एंड प्लेटलेट्स में नेचुरली ये एक एबिलिटी होती है कि वो रिजुविनेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, और वो आपके अपने ही प्लेटलेट्स आप नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा। जैसे कुछ लोगों को यू नो एक्स्ट्रा केमिकल से कोई रिएक्शन हो सकता है, तो इसमें ऐसा कोई खतरा नहीं होता। इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। दो हमारे यहाँ एक प्रोड्यूसर है मुदस्सिर, एक हमारे एंकर हैं सैयद रजी, दोनों अपने बालों के लिए पीआरपी कराना चाहते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि कितने पैसे जमा करके आए, और अजीबा सामने देख के खड़े हुए हंस रहे हैं। थैंक यू सो
सो मच मेरे बारे में पहले ही बात कर ऑनलाइन ली से प्राइसेस हैं वो देखिए। ऑनलाइन सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं, आप उनको बताइएगा कि आप बोल से हैं, आपको एक्स्ट्रा 15% में डिस्काउंट करवा दूं। 15%? उनको भी तो कमाने दे भाई, दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, मशीनें हैं, डॉक्टर्स की सैलरीज है, कम ऑन वर्दा, फ्री में हम मुफ्ते नहीं है, डिस्काउंट लेके पैसे देंगे, डिस्काउंट ले, अच्छा डिस्काउंट ले। अच्छा मरवा मैं आपसे पूछ रही थी कि एक एक्नी स्कार्स हो जाते हैं जो बहुत डीप होते हैं, वो किसी भी सूरत आप केमिकल पीलिंग कराएं, फ्रूट पीलिंग करवाएं, कुछ भी बहुत से पहले आए थे लेकिन वो हील नहीं होते, तो क्या वो स्कार जो बहुत डीप आपके स्कार्स हो जाते हैं वो पीआरपी से हील हो जाते हैं? हाँ जी, उसके लिए सिर्फ पीआरपी नहीं, उसके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करवानी पड़ती हैं। जैसे आजकल लेजर्स हैं, CO2 लेजर है, देन यू हैव RF माइक्रो नीडलिंग। बिकॉज देखें एक जगह जैसे नेचुरली किसी को भी चोट लगती है तो वो हील होता है लेकिन वो कभी भी वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे नहीं आता, तो हम इन प्रोसीजर्स की हेल्प से उसको जितना नॉर्मल लेवल पे लेकर आ सकते हैं हम लेकर आ जाते हैं। बट देन अगेन इट कैन नेवर गो बैक टू इट्स नॉर्मल। 70 to 80% हम उसको काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं विद दीज प्रोसीजर्स। 70 to 80% कंट्रोल हो जाता है। ओके, और एक हाई फूड ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर वो सही तरीके से ना हो तो आपका फेस भी टेढ़ा हो जाता है, वो आपकी बोन्स को डैमेज करता है, मसल्स को करता है, होता क्या है एक्चुअली? वो आपके फैट पे जाके एक्ट करता है बेसिकली। इट स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी फोकल अल्ट्रासाउंड। वो जो आपने बोला कि टेढ़ा हो सकता है, देन अगेन अगर आप किसी अनाड़ी के पास चले गए हैं, केस मैंने देखा था ऐसा, मुझे याद है। क्या टेढ़ा हो गया था यार? ये सीरियसली फेस आपको डिसबैलेंस लग रहा था, फेस का कंट्रोल डिसबैलेंस लग रहा था, और बर्न भी हो गया था पूरा एक साइड से। नॉर्मली लोग उसकी टेक्निक आती नहीं है करने की, तो वो खराब भी कितने शॉट्स देने हैं उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वो जरा सा भी गलत हो जाए तो वो वहाँ पे एसिमेट्री आ जाती है फेस में। जी, तो यानी कि इसका मतलब ये जरूरी है, तला दें कितना जरूरी है, लेकिन एट द एंड आई वुड गिव दिस थैंक यू बोलूंगा डॉक्टर साहब आपको भी मेरी बहन, आप आए हमारे शो पे, यकीनन ऑल द बेस्ट टू यू। यकीनन आपकी क्लिनिक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम भी करिए। हमारी स्क्रीन पे उनके नंबर्स वगैरह ईमेल्स वगैरह आ रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, गो टू द वेबसाइट, सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक और मेरा कंसर्न हमेशा से ये रहता है कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की वजह से आजकल टीनेज लड़कियों को कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा होने लगे हैं, क्यों ये लड़की इतनी गोरी है, ये लड़की इतनी खूबसूरत है, मैं क्यों नहीं हूँ, और फिर वो जाके सर्जरी कराना शुरू कर देते हैं। खुदारा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जिस भी हाल में है, अपनी नेचुरल ब्यूटी को ट्रेजर कीजिए, अपनी नेचुरल जो अल्लाह का गिफ्ट है आपके पास उसको आप उसका ख्याल रखिए, रादर देन इतने सारे सर्जरियां, इंजेक्शन, खून बहाना नहीं करवाएं। आई एग्री, जब जरूरत हो तब करवाइए। आप देखिए अपनी स्किन को डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो अगर आपको गाइड करते हैं तो करवाइए, वरना खुद से शौकिया अपनी स्किन के साथ शौर कितने पैसे होते हैं ना, खर्च तो करने ना, पैसा बहुत सुकून नहीं। लेकिन आजकल महंगाई इतनी, मुझे हैरत होती है कि इस पे भी पैसा खर्च करना है। खैर एक ब्रेक लेते हैं, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू दुनिया बोल है। इससे पहले के मौसम की अपडेट दूं, मैच की अपडेट भी आपको देता चलूं। पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश इस वक्त जारी है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पाकिस्तान बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन पे जीतने वाला है मैच। बैटर्स की बात करें तो रिजवान ने लाजवाब बैटिंग की है। बॉलर्स की बात करें, शाहनवाज दहानी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि शाहनवाज की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उसको वर्ल्ड कप में भी आप खेलने का मौका दीजिएगा, सिर्फ बार-बार खिलाड़ी ना रखिएगा। मौसम की बात करें तो मौसम बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। आज से कुछ अरसा कबल, तकरीबन 3-4 साल पहले जब मैं नॉर्दर्न एरियाज गया था तो अक्टूबर के महीने में गया था, उस वक्त तक बर्फबारी नहीं हुई थी। गुज़िश्ता रोज ये खबर आई बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी हुई है और वहां पे काफी सारे सयाह थे, उनके निकलने के लिए वहां प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो देखिए बर्फबारी का सिलसिला भी पहले होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। कराची की पहले बात कर लेते हैं। कराची में आज कहा जा रहा है कि कुछ गर्मी की लहर रिकॉर्ड की जाएगी। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में खुश्क और गर्म रहेगा मौसम। कराची के लिए बताया जा रहा है कि आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी जा सकती है, रात ठंडी होगी, 29 डिग्री पे होंगे। लेकिन साथ साथ स्मॉग का इशू, फॉग का इशू दोबारा पंजाब की क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से मोटरवेज को रात में बंद करने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं रातों में, खुदारा अवॉइड कीजिए रात को ट्रैवल करना, दिन में ट्रैवल कीजिए, रात में ट्रैवल ना कीजिए, क्योंकि रात में ही फॉग और स्मॉग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सूरज के निकलने से फॉग खत्म हो जाती है और ये टेंशन नहीं रहती है कि कोई हादसा रूनुमा ना हो जाए। अगर हम बात करें कुछ दीगर शहरों की, तो बताया जा रहा है कि लाहौर में जो मिनिमम टेम्परेचर होगा, मिनिमम 31 है, मैक्सिमम 31 है और मिनिमम वहां पर 28 रिकॉर्ड किया जाएगा।
और जबकि अगर हम बात करें तो अब देख रहे हैं नई दिल्ली में 25 है, दुबई में 39 मैक्सिमम है, कराची में 38 मैक्सिमम है। तो गर्मी की लहर भी आज चल रही है, सर्दी भी आ रही है। बदलते मौसम के अंदर आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, क्योंकि हम जानते हैं नज़ला ज़ुकाम खांसी भी इस बदलते मौसम की वजह से होते हैं। तो इस बदलते मौसम में अपनी तबीयत का खास ख्याल रखिए और अपने बच्चों को भी आप मेक श्योर कीजिए कि अगर वो ठंडे इलाके में है तो उनको आप गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दीजिए। कराची वाले अब से कुछ 10-15 दिन के बाद से ही गर्म कपड़े रातों के लिए निकालेंगे, क्योंकि वो गर्म कपड़े पड़े पड़े खराब हो जाते हैं और वो मौका ढूंढ रहे होते हैं कब वो दिन आएगा जब हम इस जैकेट को पहनेंगे। तो इसलिए कराची वालों के लिए मशवरा ये है कि अगले 15-20 दिन के बाद अपने गर्म कपड़े निकलवा के लॉन्ड्री से धुलवा लें। वापस चलते हैं वर्दा के पास, जो कि हमें आज बताएंगे कुछ कमांडर सिटी के बारे में। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब आपको मिलवाने वाली हूँ मैं एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत से। जनाब, अपना घर होना हर शख्स का ख्वाब होता है कि भाई हमारा अपना एक घर हो, खूबसूरत सा, अपनी एक छत हो जहाँ पे हम सुकून से रह सकें। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत भी है जिनका ख्वाब है कि पाकिस्तान में हर शख्स का एक अपना घर हो, जिसे उन्होंने एक विजन का नाम दिया है। उस विजन का नाम है 2040। तो बढ़ते हैं विजन 2040 की जानिब। ये विजन 2040 आखिर है क्या? इसके मॉडल के मुतालिक कुछ जानेंगे जो कराची हैदराबाद मोटरवे पर तामीर किया जा रहा है। कमांडर बिल्डर्स का ये शानदार प्रोजेक्ट कमांडर सिटी वेलफेयर सिटी का ये मॉडल 2025 तक मुकम्मल किया जाना है, जो विजन 2040 का पहला हिस्सा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बिल्डर्स के चेयरमैन कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब दोबारा से हमारे शो में एक दफ़ा दोबारा से आप कहूँगी मैं वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक विजन 2040 बेसिकली है क्या और इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है आपका? देखिए, हम सब इस मुल्क में रहते हैं, हम सब इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं और हम सब की ख्वाहिश है कि ये मुल्क भी दुनिया में तरक्की करे जिस तरह इस वक्त तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, और हम किसी के अंडर ना रहें, हम अपने पाँव पे खड़े हों। लेकिन जब हमने देखा कि 75 साल गुजर गए हैं और वो सब कुछ नहीं हो पाया जो हम सबका ख्वाब था, जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, जो कायद आज़म ने पाकिस्तान को जिस तरह से देखा था कि ये मुल्क इस तरह से फ्लोरिश करेगा, उसने उस तरह से नहीं किया। अब उसके जो असबाब हैं उसको जब मैंने स्टडी किया एज इंडिविजुअल कि मैं क्या कर सकता हूँ आफ्टर माय रिटायरमेंट, फ़ौज से निकलने के बाद इस मुल्क के लिए इससे बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसमें फिर मैंने एक विज़न डिवाइस किया जिसको मैंने विज़न 2040 का नाम दिया कि मैं ऐसी बस्तियाँ बसाऊँगा इंशाअल्लाह इस मुल्क में जिसके अंदर मैं वो निज़ाम लेके आऊँगा जो हम सब की ख्वाहिश है कि इस मुल्क में होना चाहिए। अब ये नॉन पॉलिटिकल विज़न है। देखें, पॉलिटिकल तरीके से तो हमने देखा कि तब्दीली नहीं आ रही, हमने सबको आजमा लिया, हमने फ़ौज भी आई, उन्होंने भी 30 साल ज़ोर लगाया, ऑलमोस्ट तमाम सियासी पार्टियां हमने देख ली। अब आगे आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें दम तोड़ रही हैं और इस वक्त हमें कोई ऐसा ऑप्शन बेहतर नज़र भी नहीं आ रहा। तो क्यों ना मिल के हम सब अपना किरदार अदा करें और किसी एक जगह, किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम सब इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें। अब उस पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जैसे हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें बेहतर एजुकेशन चाहिए अपने बच्चों के लिए, हमें उनकी करैक्टर बिल्डिंग चाहिए, हमें स्किल डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, ठीक है, बेहतरीन एक इंसाफ का सिस्टम चाहिए ताकि कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हमें साफ़ सुथरा माहौल चाहिए अपने बच्चों के लिए जहाँ बेखौफ व ख़तर हम मूव कर सकें कम से कम सोसाइटी में। तो देखिए, मुल्की सतह पे तो प्रॉब्लम हमें नज़र आ रहे हैं हर जगह पे कि आप इवन डिफेंस में भी वॉक नहीं कर सकते कि अभी कोई लुटेरा आएगा मोबाइल छीन के एग्जैक्टली। और यही बात हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि एक पहले वक्त था कि जिस वक्त बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी या बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वो बाहर खेलने जाते थे। आज माएँ खुद मना करती हैं बिकॉज हम डरते हैं, जो हालात चल रहे हैं बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, इसकी वजह से वो घरों में बैठ गए, बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उनकी कोई, वो मेंटली इतने फ्रेश और एक्टिव नहीं जितने पहले हम लोग थे। होते थे। दूसरा ये है कि
देखें, जब भी हम डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखते हैं, ख़ासकर जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, जिस तरह मैं खुद 40-50 मुल्कों में गया हूँ, ठीक है, वहाँ के हमने सिस्टम देखें, वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम है जो चल रहा होता है। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन वो जो सिस्टम है उसकी वजह से लोग प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, उस सिस्टम की यहाँ पे कमी है। ठीक है, लीडरशिप का फुकदान तो हमें शुरू से रहा ही है कि हमें वो दयानतदारी और वो जो असल में जो कायदे आज़म की सोच थी, उस सोच का लीडर अभी तक हमें नहीं मिल सका। लेकिन एज अ नेशन, एक कौम होकर हम क्यों ना काम करें मिलके, किसी एक जगह बैठ के, कोई एक चार दीवारी लगा के कि इस चार दीवारी के अंदर कोई लुटेरा नहीं आएगा, इस चार दीवारी के अंदर कोई बदमाश नहीं आएगा, इस चार दीवारी के अंदर हम एक अच्छा निज़ाम लाएंगे। ठीक है, उसमें लोग फिर आपके साथ शामिल होना शुरू हो जाते हैं जब आपकी नीयत अच्छी होती है। तो ये विजन मैंने इस तरह से प्लान किया था कि मैं इसको 3 हिस्सों में करूंगा, विजन 2025, विजन 2030 और विजन 2040। तो यानी ये आपका विजन 2040 है। 2040 तक हमने 10 लाख घर बना के 50 लाख लोगों को एक चार दीवारी के अंदर ला के एक इकोनॉमिक पावर बनाना है। ये विजन है हमारा, जिस पे हम चल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पिछले 3 सालों से चल रहे हैं माशाल्लाह। और 25 में हमारा जो पहला फेज है कि इस विजन का एक मॉडल पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, वो मॉडल इस वक्त कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, जो 25 में कंप्लीट हो जाएगा। ज़बरदस्त। अब मैं व्यूअर्स को ये बताती चलूँ कि ये जिस हम बात कर रहे हैं विजन 2040 की, ये हैदराबाद यानी कराची से हैदराबाद जाते हैं उस मोटरवे पे तामीर किया जा रहा है, और वेलफेयर सिटी का ये मॉडल 2025 तक, जैसे कि आपने बताया, मुकम्मल हो जाएगा। और इसका पहला हिस्सा 2040 तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुकम्मल हो जाएगा, वो आखिरी हिस्सा होगा। 2040 तक तो पूरे मुल्क में फैल, और 2025 से इसका पहला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, 2040 और 25 तक के जो ये जब कंप्लीट होगा आपका विजन, तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलेंगी? अभी जैसे सबसे पहले तो लोग मॉडल को देख रहे हैं कि जो मॉडल मैं बना रहा हूँ इस वक्त, जो 25 तक मैंने कंप्लीट करना है, उसमें 5000 लिविंग यूनिट्स हैं, 5000 घर, इसका मतलब 20 से 25,000 लोग उसमें बसेंगे, जो इस वक्त बस रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो घर कंस्ट्रक्ट अभी लोग बसना शुरू हो गए हैं। इस वक्त 400 फैमिलीज तकरीबन वहाँ रह रही हैं। ठीक है, और अगले साल 1000 से क्रॉस कर जाएंगी, और इस तरह 5000 तक हम 25 तक चले जाएंगे स्मूथली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ साथ वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें बेसिक स्कूल से लेके कॉलेजेस हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ हम वहाँ पे ला रहे हैं, एक कैडेट कॉलेज बना रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, 200 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। ठीक है, ये, और फिर इंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा सेटअप बना रहे हैं हम, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसके अंदर हम बना रहे हैं। पूरा एक शहर बसा रहे हैं। वहाँ पे यतीम खाना, वहाँ पे ओल्ड होम, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर, वहाँ सब कुछ 25 में अगले 3 सालों में कंप्लीट होना है, क्योंकि इस वक्त और ये सब कुछ 3 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। 25 तक कंप्लीट होना है। मैं तो सोच रही थी कि 2040 में जाके ये सब चीजें कंप्लीट होंगी, कि जितना आप बता रहे हैं, कैडेट कॉलेज बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। अमेजिंग, सीरियसली बहुत एक लकी होंगे कोई जो यहाँ पे अभी से रहना शुरू कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, और जो 2025 में रहना शुरू करेंगे। तो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मैं इसको विजन ही कहूँगी कि इतना खूबसूरत आपका ये विजन है। तो कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा आपको? तो देखिए, मुश्किलात तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला था वो था पैसे का। 20 अरब रुपए चाहिए इस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो 20 अरब रुपया, चूँकि जब मैंने इसको स्टार्ट किया मेरा तो जेब खाली था ऑलमोस्ट। ठीक है, मैं तो इतना अमीर आदमी नहीं था, फ़ौज से रिटायर हुआ हूँ। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला फाइनेंसेस का था, और मैंने इरादा किया था एक मजबूत कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं सिर्फ रब से मांगूंगा। तो उसमें जो ये विजन बेस कर रहा है, ये बेसिकली कुरान पाक की 2 सूरतों पे बेस कर रहा है। मैंने कुरान पाक से ही ये विजन निकाला है, वहीं से डिवाइस किया है। अगर मैं कुरान पाक को मायने के साथ नहीं पढ़ता तो शायद मैं ये विजन नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें बहुत डर खौफ था कि इतना बड़ा विजन कैसे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब मुझे फार्मूले कुरान पाक से मिल गए, फाइनेंस के लिए मैंने सूरह बकरा आयत 261, जिसका तर्जुमा है कि जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, उसकी मिसाल ऐसे है कि एक दाने से निकलें 7 बालियाँ, हर बाली में 100 दाने, और रब जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा। तो 1 रुपये के बदले रब ने 700 रुपये देने हैं। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कमाने सिटी में
हर 100 घरों में 5 फ्री बेवाओं को देना शुरू कर दिए। ठीक है, मैंने वहाँ फ्री रेस्टोरेंट बनाया, मैंने खाना फ्री देना शुरू कर दिया। ठीक है, आज 50,000 रुपये डेली हम वहाँ खाना देते हैं लोगों को, और 700 गुना 3.5 करोड़ डेली रिटर्न आता है रब की तरफ से। माशाल्लाह। आज हम वहाँ अरबों रुपए में चले गए हैं, वहाँ तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, कैडेट कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, पैसा चाहिए, कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन बरकतें आ रही हैं, मुसलसल कैश फ्लो बढ़ता जा रहा है, हमारे काम आसान होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो रब का वादा था सूरह बकरा 261 आयत में वो रब पूरा करता जा रहा है। और बेशक आपकी इतना नियत देखता है, आपकी नियत साफ और अच्छी नेक नीयत से आप कोई काम करेंगे तो क्यों अल्लाह ताला हमारी मदद अच्छा, दूसरा जो मसला था जो आपने कहा कि खतरात और ये, अब इस मुल्क में जो भी अच्छा काम करना चाहे तो इदारे कभी पीछे पड़ जाते हैं, कभी बदमाश पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, पर्चियां पहले पर्चियां आ जाती थी, दुश्मन तो बहुत अब तो बच गए, पहले पर्चियां आ जाती थी, उससे डर लगता था। लेकिन वहाँ पे भी कुरान पाक से एक आयत मिल गई, लिल्लज़ीन आसनू फी हाज़े दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की उनके लिए दुनिया में भलाई है। ये रब का वादा है। ठीक है, तो उधर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं भलाई करूँगा तो रब अपना वादा पूरा करेगा और मुझे दुश्मनों से बचाएगा। तो मैंने भलाई करनी शुरू की, मैंने मिनरल वाटर प्लांट लगाया, मुफ्त मिनरल वाटर, मुफ्त खाने, बेवाओं को घर, यतीमों की कफालत, मतलब ये सब मैंने फ़राख दिली से करना शुरू कर दिया और प्रॉफिट ज़ीरो कर दिया अपना, कि मैं इससे कोई प्रॉफिट नहीं लूँगा, यहाँ का पैसा यहीं के लोगों पे लगाऊंगा, और उसमें बरकतें आनी शुरू हो गई। हमारे NOC भी बहुत आराम से हो जाते हैं, इदारे भी हमारी मदद करते हैं। अब सबको पता चल गया है कि ये शख्स एक अच्छा काम कर रहा है, इसको नहीं रोको। तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें बढ़ती जा रही हैं, अल्लाह का करम बढ़ता जा रहा है, और ये सोसाइटी बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रही है और फ्लोरिश कर रही है, और इंशाअल्लाह यहाँ एक ऐसा निज़ाम इस कौम को देखने को मिलेगा जो उनकी हसरत है, और 2025 के बाद शायद हर शहरी के पाकिस्तान की हसरत बन जाए। ख्वाहिश रहेगी कि कमांडर सिटी में आप मेरे लिए तो एक प्लॉट क्या बल्कि कहूँगी डायरेक्ट आप घर ही निकाल लीजिए, घर बुक कर लीजिए। मैं तो 100% कमांडर सिटी में आ रही हूँ कि इतनी फैसिलिटीज़ आपको अंडर वन बाउंड्री मिलना इम्पॉसिबल है, स्पेशली कैडेट कॉलेज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, 200 बेड हॉस्पिटल प्लस रेस्टोरेंट, और फिर आपने कहा कि आपको तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, डेफिनेटली मार्केट, सुपर मार्केट्स, हर चीज़ आपको अंडर वन बाउंड्री मिलेगा। सही। अच्छा कमांडर साहब ये बताइएगा कि अभी इस वक्त आपको हुकूमत से किस तरह की सपोर्ट दरकार है ताकि ये आपका जो विजन 2040 है ये तेज़ी से मज़ीद आगे बढ़ सके? देखिए, जब भी हम किसी हाउसिंग स्कीम की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, जिस तरह जो बेसिक वहाँ पे अमेनिटीज़ हैं, पानी फ्राहम करना, बिजली फ्राहम करना, गैस फ्राहम करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मेरे पास अब गैस का कोई सिस्टम नहीं है, हम तो सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा केस प्रोसेस में है, बिजली के लिए हम जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी केस प्रोसेस में है। ठीक है, अब उस पर आजकल सालों लग जाते हैं। यानी कि अभी गैस और बिजली और पानी वहाँ पे नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोरिंग ज़मीन के अंदर रब ने हमें बहुत पानी दे दिया है, तो हमें अगले 100 साल तक फिक्र नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है बिजली और गैस, ये इस वक्त जो रेजिडेंट्स हैं वो बहुत इसकी कमी महसूस कर रहे हैं। बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह हम डीजल से चूँकि जनरेट करें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, लेकिन लोगों पे हम लोड नहीं डाल रहे, लोगों को 25 रुपये यूनिट हम चार्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है। अब तो इलेक्ट्रिक के रेट बहुत बढ़ गए हैं। केसी ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, सब आवाम का खून निचोड़ा हुआ है। सर जी इस बारे में बात ना करूँ, क्या दुखती रख पे हाथ रख रहा, फिर मैं केसी के ऊपर शुरू हो गई ना, इस वक्त हमारा शो पूरा निकल जाएगा। लेकिन कमांडर सिटी के रेजिडेंट्स को बहुत सुकून है, उनको बहुत कम रेट पे इस वक्त 24 घंटे बिजली मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है। ठीक है, 24 घंटे बिजली अवेलेबल है, साफ़ पानी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट देखें, अगर गवर्नमेंट हमें ना छेड़े ना तो ये भी बहुत है। सही, लेकिन वो भी छेड़ते हैं, अपना काम करने दे ना तो ये भी बहुत है, मैं समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का हम हल निकाल रहे हैं, खुद से निकाल रहे हैं, बायो गैस पे आ रहे हैं, हम विंड मिल बाहर से इंपोर्ट करने पे अभी फिजिबिलिटी हो रही है, क्योंकि हम विंड कॉरिडोर पे हैं कि हम बिजली बनाएं हवा से। हम सोलर लगा रहे हैं, सोलर लगा रहे हैं, हम किसी तरह कॉस्ट कम करके इसको 10-15 रुपए के अंदर लेके आए ताकि लोगों को सुकून दें, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन भी आना है हमारे सिटी में, तो जो इंडस्ट्रीज़ लगेंगी वहाँ हम सस्ती बिजली कैसे दें। हम एक बहुत बड़ा पानी का रिजर्वायर, क्योंकि बारिश इस अब हर साल हो रही है, मैं ये सवाल करना चाह रही थी। बिल्कुल, हम एक बहुत बड़ा वहाँ डैम टाइप की एक जगह बना रहे हैं जहाँ पे हम पानी कलेक्ट करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि आजकल एक तो डैम बनाना और एक रेन हार्वेस्टिंग के लिए
लिए जो है एक सिस्टम जो है बनाया जा रहा है। आज तो जो कहते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी है, तो आप लोग डैम की तरफ जा रहे हैं, आप लोग रेन हार्वेस्टिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। डैम्स का फिर ये होता है कि ओवरफ्लो हो गया तो फिर आपको पता है फ्लड की सिचुएशन होना शुरू हो जाती है। देखें पानी तो वैसे ही अब हमारे नसीब में रब ने देखें ये बरकत है, अब हमने उसको जहमत बना दिया ये अलग बात है। सही, हमने लेकिन देखें इस वक्त यूरोप की तरफ से बारिशें कम होना शुरू हो गई हैं, इधर बारिशें बढ़ना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब हमें अपनी सारी प्लानिंग में बारिशों को कैटर करना पड़ेगा, फ्यूचर की तमाम प्लानिंग में। आज से कई साल पहले मैं इंग्लैंड के एक शहर में प्लेमथ में रहता था, तो वहाँ पे एक छतरी लाजमी हमें अपने साथ रखनी पड़ती थी, क्योंकि डेली बारिश, हर वक्त बारिश हो जाती थी, कुछ पता नहीं होता था बारिश, तो उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल लिया था। ठीक है, ना पानी कहीं रुकता था ना। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये बारिश अब हर साल होनी है, अब किस तरह हम इस पानी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें डैम्स तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डैम से फिर आपको सस्ती बिजली 2-3 रुपए यूनिट बिजली कॉस्ट करती है, तो उस तरफ तो हमें आना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमें छोटे लेवल पे जो है इस पानी को कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम इसको लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकें, साफ पानी, जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, स्पेशली कराची में तो बहुत अहम मसला है। तो यहाँ पानी जो है वो, वरना यहाँ तो टैंकर्स माफिया भी बनी हुई है भाई, कि आपको सब उसी में, आपको पता है हफ्ते के हफ्ते आपने टैंकर डलवाना है, और टैंकर माफिया ने अपने एक फिक्स रेट रखे हुए हैं। अपना एक थिंक टैंक बनाया हुआ है, जिसमें मेरे अंडर कुछ लोग सोचते हैं कि आगे किस तरह से विजन 2040 को किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का किस तरह से अमीर और गरीब एक तरह से वहाँ पे बसेंगे हमारे सिटी में। तो इस पे हम हर वक्त सोच के कोई ना कोई इसके हल निकालते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये मॉडल 2025 में जब मुकम्मल होगा तो इसको पूरी दुनिया इंशाल्लाह देखेगी। शायद दुनिया में ऐसा कोई मॉडल हो ना, जितना हम इसको खूबसूरत और जितना हम इसको कंफर्टेबल बना रहे हैं अमीर और गरीब के लिए। सही, ठीक है, कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारे मुल्क में मसला ये है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ये मेन प्रॉब्लम है। अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर, ये मसला है ना। अब अमीर से पैसा कैसे निकालना, ये बड़ा मसला है। गरीब को तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई विजन, कोई पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि वो पैसा, अब ऐसा यूरोप में नहीं है, वहाँ अमीर अमीर तर हो नहीं सकता, क्योंकि बाज़-औक़ात 50, 60, 70% आपसे वो पैसा ले लेती है। वहाँ पे रूल्स, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही है, इसलिए तो हम पीछे हैं आज, हमारे लॉज नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम की कमी की वजह से आज हम बदहाली का शिकार हैं। हमारी जो 4 दीवारी कमादा सिटी की है, उसके अंदर हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, जो इसलिए ये सोसाइटी डिफरेंट है बाकी तमाम सोसाइटी से। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब, जिनका एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत हसीन सा विजन है, विजन 2040, जिसके बारे में आज आपको ही पता चला कि इतनी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी अंडर वन बाउंड्री, और ये वाकई अपने आप में एक बेमिसाल प्रोजेक्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं। और हमारी दुआ है कि कमांडर साहब का ये प्रोजेक्ट, जो इनका विजन है 2040, वो जल्दी पाए तकमील तक पहुंचे, और इंशाअल्लाह 2040 में कंप्लीट हो जाएगा। इसका पहला जो इसका हिस्सा है, जो मरहला है, वो 2025 तक इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इसी के साथ ही शो का वक्त खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे आपसे सुबह 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।